Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 11th, we will continue the chapter 1, that is Introduction to Accounting, and we have already discussed about the meaning of accountancy and its advantages and disadvantages. So today we will discuss the टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है. बेसिकली हमें लगता है अकाउंटिंग जो है एक नॉर्मल चीज़ है जिसमें हम किसी भी जो है रिकॉर्ड मेकिंग करते हैं उसमें, लेकिन कितने तरह की अकाउंटिंग होती है ये हमें नहीं पता होता. तो अकाउंटिंग जो है मेनली हम 5 कैटेगरीज में उसको डालते हैं. 5 तरह की अकाउंटिंग हम मानते हैं. तो जो मेन टाइप्स हैं, या इसको हम ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं इसको, या फील्ड्स या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं. तो किसी भी नाम से इसे हम जानते हैं. तो ये अकाउंटिंग के 5 प्रकार हैं या ब्रांचेज हैं. तो सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग we record the transaction in financial terms. It helps in calculating profit or loss of the business and assets and liabilities of the business. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, वित्तीय लेखांकन इसको कहा जाता है हिंदी में. तो इसमें जो है हम इस तरह की अकाउंटिंग में हम जो फाइनेंशियल टर्म्स में है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होती हैं बिजनेस की, वित्तीय जो है उसकी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं. तो जो लेन देन से संबंधित है, बिजनेस का जो हम पूरा साल करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो हमें पता चलता है. और हमारे पास कितनी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ है जो हम बैलेंस शीट बनाने के माध्यम से जो है देखते हैं कि हमारे पास एसेट्स होता है हमारी प्रॉपर्टी या बिजनेस की संपत्ति, और लाइबिलिटीज़ होता है हमारी देनदारियाँ. तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बिजनेस से संबंधित लेन देन होते हैं और मॉनेटरी टर्म्स में जिनको रिकॉर्ड करते हैं, उनसे जो है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, और बिजनेस जो हमने पूरा साल अकाउंटिंग ईयर के दौरान किया है उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस हम इसमें पता लगाते हैं. और साथ ही हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है हमारी संपत्ति है या जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है बिजनेस की, उसका भी जो है हम असेसमेंट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. तो ये जो हम अकाउंटिंग 11th में अभी पढ़ रहे हैं, जिसके रूल्स हम सीखेंगे, तो बेसिक्स जो हैं ये सारे ही हम फिलहाल कौन सी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे. तो 11th में भी 12th में भी हमारे पास जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. तो 11th में हमारे पास बेसिक्स हैं, जो हमारे इसके रूल रेगुलेशंस हैं, कैसे बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकाउंट्स हैं. और 12th में जो है हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग एंड एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग वर्क किया जाएगा. तो ये सारा ही फाइनेंशियल से आता है कि बिजनेस का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, किस तरह से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं. तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की जाती हैं. देन सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट मतलब होता है लागत, यानी कि खर्च. तो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट एटसेट्रा आर फाइंड आउट. तो इसमें जो है कॉस्ट होता है किसी चीज़ को बनाने में जो हमारा खर्च हुआ है पैसा. मान लीजिए आपने कोई सामान बनाया है बिजनेस में, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वस्तु बनाई है, तो उसको बनाने में आपको कितना खर्चा है, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा है, या आपका जो है लेबर का खर्चा है, या आपके मशीनरी पर आवर का जो हमारा कॉस्ट है. तो जो भी रेट हैं, अलग अलग तरह के जो खर्च हमारे हुए हैं उस वस्तु को बनाने में, प्रोडक्शन से लेकर के और उसके कंज्यूमर्स तक पहुंचाने तक, पूरा टोटल जो भी हमारे खर्चे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट जो है हम इसमें फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब होता है प्रति जो यूनिट है वो उसकी लागत कितनी आई है. जैसे कि मान लीजिए आप कोई बुक खरीदते हैं, तो आपकी बुक 200 की है, तो हमें कैसे पता कि उसका 200 प्राइस है, तो उसका जो कॉस्ट आया है, तो पूरा टोटल प्रोडक्शन जो हमने की है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम निकालते हैं, कितनी यूनिट्स जो है, कितनी वस्तुएं हमने बनाई हैं, उससे हमारा जो है कॉस्ट पर यूनिट निकल आता है. तो ये हर वस्तु का कॉस्ट कितना होगा वो हम पता लगाते हैं, जिससे कि हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं उसमें प्रॉफिट को जोड़ करके. मान लीजिए आपका 20 रुपये खर्च हुआ है किसी चीज़ को बनाने में पर यूनिट जो है, और उसमें हम जो है उसका जो कुछ मार्जिन जो है हम उसका प्रॉफिट का ऐड करेंगे. मान लीजिए हमने उसके 50 रुपये उसमें हम ऐड किया, तो हम उसको 250 रुपये में बेच सकते हैं. तो उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने में हमें या डिसाइड करने में हमें हेल्प मिलती है. उसके बाद है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट होता है हमारा टोटल खर्च जो आया है चीज़ों को बनाने में, वो हमारा टोटल कॉस्ट होता है. तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो
एक फिक्स कॉस्ट होता है जो कि वही रहता है, यानी कि उसको आपको वस्तु का उत्पादन हो या ना हो, कम हो ज़्यादा हो, वो खर्च आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि फैक्ट्री का किराया, तो यदि आप 10 यूनिट बनाएंगे प्रोडक्शन की या वस्तुएं बनाएंगे तो भी आपको उतना ही किराया देना पड़ेगा, 5,000 रुपये मान लीजिए किराया आपकी फैक्ट्री का। और अगर आप 100 वस्तुएं बनाएंगे तो भी आपको 5,000 ही देना है, क्योंकि आप बिल्डिंग का या उसमें जगह का किराया दे रहे हैं। तो ये फिक्स कॉस्ट होता है, चाहे आप वस्तु बनाएं ना बनाएं, चाहे आपकी फैक्ट्री बंद हो, आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता या घटता है। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कच्चा माल आपको चाहिए, तो जितना कच्चा माल आप खरीदेंगे उतना ही उसका खर्च आएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के कॉस्ट जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइंड आउट करते हैं। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कीप चेक ऑन द इंक्रीज कॉस्ट। तो ये जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये सेलिंग प्राइस जो है हम कितने में उस वस्तु को बेचें, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर जब हम उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं उस चीज़ को बनाने में, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि उसका कितने रुपए में हम उसे बेचेंगे। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम उसका कॉस्ट निकालते हैं, कितना खर्च हमारा आया है। तो प्रति यूनिट जो है वो लागत कितनी है, टोटल कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो अलग अलग प्रकार के कॉस्ट जो है हम इसमें निकालते हैं ताकि हम अपनी सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकें कितने में हमें वस्तु बेचनी है। साथ ही हम अपने जो बढ़ते हुए खर्चे हैं हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर ज़्यादा खर्चा हमारा हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जाए। तो इस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी बहुत मदद करती है। तो ये एक नॉर्मल जो अकाउंटिंग है उसकी एक खास ब्रांच है जो कॉस्ट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। देन थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज इनकम टैक्स अकाउंटिंग या टैक्सेशन अकाउंटिंग। तो टैक्सेशन अकाउंटिंग बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो टैक्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसे हम टैक्सेशन अकाउंटिंग कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम इज फाइंड आउट ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड टू टैक्सेशन अथॉरिटी बाय द बिजनेस। तो इसमें जो है हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। इनकम टैक्स जो होता है एक प्रकार का टैक्स है, जो पर्सनल जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बहुत सारे। तो अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं हम टैक्सेशन जो टैक्स अकाउंटिंग है उसमें हम पढ़ते हैं। और इससे जो है हम इनकम को फाइंड आउट करते हैं। जैसे इनकम टैक्स में हम इनकम को फाइंड आउट करते हैं कि मान लीजिए बिजनेसमैन ने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई है और उस पर उसे कितना टैक्स देना है। तो कहाँ कहाँ पर उसको टैक्स में छूट दी जाती है, कुछ चीज़ों पर टैक्स में छूट होती है, कुछ पर टैक्स लगता है, कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा। और इस तरह से पूरी जो टैक्स से रिलेटेड जानकारी है या कैलकुलेशन है हम अकाउंटिंग की वो हम टैक्सेशन अकाउंटिंग में करते हैं। और इसके टैक्स अकाउंटिंग के एग्जांपल जो है हमारे इनकम टैक्स निकालना जैसे, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है नए प्रकार का टैक्स है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर जो है टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरह से जो टैक्सिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है वो टैक्सेशन अकाउंटिंग कहलाती है। देन फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंटिंग जो है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? प्रबंध, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। तो प्रबंध से संबंधित जो अकाउंटिंग हम करते हैं या प्रबंध के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, चार्ट्स, टेबल, ग्राफ्स एटसेट्रा दैट इज यूजफुल इन द प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट जो होती है यानी कि प्रबंध या टॉप लेवल जो होता है या मालिक जिसको हम कह सकते हैं, बिजनेस को जो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको जो है रोज़मर्रा के जो है बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है या बजट बनाना होता है, कई तरह के जो उन्हें काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है अलग अलग प्रकार की उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो डाटा उनको चाहिए। तो जो नॉर्मल अकाउंटिंग है उससे जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जैसे सिंपली हम किसी प्रॉफिट लॉस को देख करके या जर्नल को देख करके, लेजर को देख करके या बैलेंस शीट को देख करके हम सिंपली जो है नहीं पता लगा सकते कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हमें एक स्पेशल टाइप की जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको कि हमारी आवश्यकता के अनुसार जो बनाई जाती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है जिससे कि मैनेजमेंट को वो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो है उनको दी जाती है, जिससे कि वो उस रिपोर्ट की हेल्प से नए फैसले ले सकें अपने बिजनेस से रिलेटेड और साथ में प्लानिंग कर सकें फ्यूचर के लिए या पॉलिसीज बना सकें। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए अकाउंटिंग वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिफ्थ टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो हमने 11th क्लास में जो है हमने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज 11th में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सोशल मतलब सामाजिक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। तो समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व बिजनेस को एक निभाना होता है उसकी, क्योंकि बिजनेस जो है वो
समाज में ही होता है और समाज के लोगों के द्वारा उसमें काम किया जाता है। तो जो वर्कर है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारा समाज का ही पार्ट होते हैं और जो भी वो हम वस्तुएं बनाते हैं वो सारी हम समाज में ही यानी कि कस्टमर्स को बेचते हैं और सामाजिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जो हमारे आसपास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी से जो है बिजनेस बहुत कुछ लेता है और सोसाइटी को देता भी है। तो सोसाइटी के प्रति बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसे पूरा करनी होती हैं। तो उसके लिए जो भी वो खर्च करता है उसे उसका जो हिसाब किताब है वो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में लिखते हैं। तो एज अ बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर्स और सोसाइटी, सो इट हैज़ सम ऑब्लिगेशंस यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द सोसाइटी एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो जो स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, स्टेक होल्डर्स होता है जो भी उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं जिससे उनको प्रभावित होते हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, जो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उनसे संबंधित जो भी लोग होते हैं बिजनेस से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, उनके लिए जो है उनकी बिजनेस की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फॉर दिस बिजनेस डू सम एक्सपेंसेस टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए बिजनेस जो है वो कुछ खर्चे जो भी करता है उसके लिए जो है उसको हम हिसाब किताब उसका जो रखते हैं वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत उसको किया जाता है। तो सोशल अकाउंटिंग कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ और एक्सपेंसेस। तो इस सारे खर्चों का हिसाब किताब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के दौरान बिजनेस खर्चे जो भी करता है उसका हिसाब किताब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 तरह की जो है अकाउंटिंग की ब्रांचेज होती हैं जिससे कि हम जो है अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हम उसके जो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंस या बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड को जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को जानने के लिए जो लागत है, खर्च कितना आया हमारा बिजनेस में पर यूनिट या टोटल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, अलग अलग प्रकार के जो कॉस्ट हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और इनकम टैक्स अकाउंटिंग में या टैक्सेशन अकाउंटिंग में हम टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग वर्क करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम प्रबंधक या मैनेजमेंट को जो भी हम उसके लिए स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं। तो इस तरह से 5 तरह की जो है हमारी अकाउंटिंग वर्क होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है जिसके फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, किस तरह की कितने प्रकार की अकाउंटिंग वर्क होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन प्रोसेस जो होता है अकाउंटिंग का। प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ वर्क। किसी काम को करने के स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से एक चरणबद्ध तरीके से हम उस प्रक्रिया को करते हैं। तो प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया। तो अकाउंटिंग जो होता है बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो क्या होता है? तो अकाउंटिंग जो है, क्योंकि बिजनेस एक साइकिलिकल प्रोसेस है यानी कि बिजनेस लगातार चलता रहता है, तो जब तक बिजनेस चलता है तब तक उसको रिकॉर्ड, उसके जो अंदर जो भी होने वाली घटनाएं हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। तो जब बिजनेस चलेगा तब तक हमें अकाउंटिंग वर्क भी चलता है। तो बिजनेस क्योंकि एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है तो अकाउंटिंग भी एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। वैसे तो अकाउंटिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी है लेकिन इसका जो साइकिल है वो हम अपनी सुविधा के लिए जो है 1 साल का बनाते हैं। 1 साल मतलब कि उसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच जो होता है यानी कि बिगिनिंग अकाउंटिंग ईयर का और एंड, तो वो पूरा ईयर जो होता है वो अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। और ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर आपका जनवरी से दिसंबर ही है, उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। जनवरी टू दिसंबर इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। एंड अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस कभी भी शुरू किया जा सकता है। और वो जो है उसका जो 12 महीने का मोस्टली जो है हम एक साइकिल रखते हैं यानी कि अकाउंटिंग ईयर रखते हैं जिसमें कि हम ये देख सकें कि बिजनेस को जो है वो 1 साल के दौरान उसने क्या क्या एक्सपेंसेस किए, क्या उसकी इनकम थी, कहाँ कहाँ उसने पैसा खर्च किया और कितना उसे उस बिजनेस एक्टिविटीज से उसे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक जैसे आप स्कूल में आपका एक ईयर होता है, सेशन होता है, जैसे अप्रैल टू 31 मार्च आपका एक सेशन होता है जिसमें आप पूरा साल एक बुक्स को पढ़ते हैं एक क्लास की, और फिर सारा साल आपके टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो भी आप करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड जो है हम साल के एंड में 31 मार्च को जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें हम दिखाते हैं कि बच्चा जो है उसने क्या क्या, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कहाँ उस कितने कितने मार्क्स रहे, क्या उसके ड्राइंग, फाइन आर्ट्स और या म्यूज़िक या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो इस तरह से पूरे साल का जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन है
समराइज्ड फॉर्म में हमें आपके रिपोर्ट कार्ड में देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से बिजनेस का जो है पूरा जो भी साल भर उसने काम किया है, तो साल के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है या प्रॉफिट लॉस कितना है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है हम 1 साल तक चलाते हैं और उसके बाद अगले साल जो है अकाउंटिंग ईयर फिर से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से फिर से नया साल लग जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल से ही वो बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या इनकम टैक्स की फैसिलिटी के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम जो है अपना अकाउंटिंग ईयर मोस्टली, या सरकारी बिजनेस है या कंपनीज हैं, अपना अकाउंटिंग ईयर मोस्टली 1 अप्रैल टू 31 मार्च रखती हैं। तो हम मोस्टली जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग ईयर मानते हैं। तो उसके दौरान जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, और हर साल ये प्रोसेस चलता ही रहता है, निरंतर लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया। तो बिजनेस इज जो अकाउंटिंग है, इट इज़ ए साइक्लिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप इन दिस साइकिल इज आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक्स और जर्नल। तो सबसे पहले जो हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिजनेस में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कुछ बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको प्रभावित करती है या नहीं करती है, क्या उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्या वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम उस ट्रांजेक्शन को, क्या उसको मॉनेटरी टर्म्स में जो है मेजर किया जा सकता है। इस तरीके से हम उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को कि ये बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, क्या इसको रिकॉर्ड किया जाना है या नहीं। उसके बाद जो है हम उसे, अगर उसे हमें रिकॉर्ड करना है तो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द सब्सिडरी बुक्स और जर्नल। तो सब्सिडरी बुक्स जो है, दीज आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल कौन सी होती है? जो पहली बार की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी हमारे पास होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उसके बेस पर जो है हम जो है सब्सिडरी बुक्स में या जर्नल जो होता है उसमें हम ये एंट्रीज करते हैं। तो मैं जो अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं सब्सिडरी, उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो है हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम सब्सिडरी बुक्स में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो घटनाएं या लेन देन जो भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप या आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडरी बुक्स, देन वी कम टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एक जगह पर जब हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शंस अलग अलग बुक्स में लिख लिए हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बाय पोस्टिंग इन द लेजर्स। तो उसमें हम जो है प्रिंसिपल बुक्स, जो इनको कहा जाता है लेजर्स को, मुख्य पुस्तिकाएं, उसमें जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि जितनी भी एसेट्स से रिलेटेड एंट्रीज हैं, वो एसेट्स के अपने अलग अलग लेजर्स हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट है हमारा, उस सारी मशीनरी से रिलेटेड जो भी लेन देन होंगे मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट है, हम बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी लेन देन होंगे बिल्डिंग अकाउंट में लिखेंगे। कैश ट्रांजेक्शन है जितनी भी, वो कैश अकाउंट में लिखी जाएंगी। तो इस तरीके से जो भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, जिससे कि हमें उसका रिकॉर्ड रखने में सुविधा हो और जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसका रिकॉर्ड को आराम से ले सकें, इन्फॉर्मेशन उसमें से ले सकें। तो सब्सिडरी बुक्स बनाने के बाद जो है हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं इन द लेजर्स। उसको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। लेजर्स में पोस्ट करने के बाद, क्लासिफिकेशन होने के बाद, देन वी गो टू द थर्ड स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये समराइजेशन का ही फॉर्म है। तो जितने भी लेजर्स हमने बनाई होती हैं, प्रिंसिपल्स बुक्स हमने बनाई होती हैं, इसको हिंदी में लेजर को कहते हैं खाता। और इसमें जो भी लेजर्स हमने टोटली, जितने भी हमारे पास लेजर्स हैं, चाहे वो एसेट्स के हैं, चाहे लायबिलिटीज़ के हैं, चाहे वो हमारे पास एक्सपेंसेस के हैं, चाहे इनकम्स के हैं, चाहे कैपिटल के हैं, कोई भी जो भी हमारे पास टोटल लेजर्स हैं, सभी को हम एक जगह पर लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो डेबिट वाले जो भी हमारे लेजर होते हैं उनको डेबिट के कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट वाले जो भी हमारे लेजर होते हैं उनको क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। तो किसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप पे मूव करते हैं और यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और यहाँ पर जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि जो भी हम बिजनेस करते हैं किसी भी चीज़ का, उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सीधे तौर पर जो वस्तु के कॉस्ट में शामिल होते हैं, वो हम यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सेल्स है, परचेज है, वेजेस है,
फैक्ट्री के रेंट्स हैं, जो भी खर्चे हमारे उस वस्तु से जुड़े हुए हैं जिसको डायरेक्ट हम उसको प्रभावित करते हैं, उसके कॉस्ट में शामिल है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो इस तरीके से हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये समराइजेशन का पार्ट है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड एनालाइज इट। तो लास्ट स्टेप जो हमारा है बैलेंस शीट को बनाना। बैलेंस शीट में जो है जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं, जो भी हमारे खर्चे हुए, जो हमारी इनकम्स हुई वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं बिजनेस का, पूरा साल हमने क्या किया। उसके बाद जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी, जो हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, वो हम उसको लिखते हैं, और एक साइड हम लिखते हैं लायबिलिटीज को, जो हमारा पैसा हमें देना है, और प्लस कैपिटल भी उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट जैसे नाम से पता चल रहा है, बैलेंस मतलब दोनों तरफ जो बराबर होती है, तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो उसको बैलेंस शीट कहते हैं। और इसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस जो है हम इसका अकाउंटिंग का फॉलो करते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो निरंतर चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता है। तो ये अकाउंटिंग का हमारा आज का प्रोसेस था। तो आज का आशा है आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इसका रिवाइज इसको ज़रूर करिएगा। और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।